चलो आज बिना किसी इंट्रो के सीधा मैं तुम्हें आज के इस केस के बारे में बताता हूँ। कोलकाता में एक लड़का रहता है जिसका नाम है आशुतोष। उसकी एज लगभग अभी कुछ 30 साल के आसपास है। तो आशुतोष की एक छोटी सी फैमिली है जिसमें वो, उसके मम्मी पापा और एक भाई है जिसकी उम्र लगभग आशुतोष के बराबर ही है। आशुतोष की फैमिली एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है। आशुतोष के पापा किसी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो चुके हैं। आशुतोष एक अकाउंटेंट है और उसका भाई भी कोई जॉब कर रहा है। नॉर्मली आशुतोष डेली सुबह 10 बजे अपने घर से ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और उसका भाई भी कुछ इसी टाइमिंग के अराउंड अपने जॉब के लिए निकल जाता है। फिर पूरे दिन के बाद ये लोग सीधा रात में लगभग 10 बजे तक आते थे। तब तक पूरे दिन इनके बूढ़े मम्मी पापा बस घर में बैठकर कभी कुछ टीवी देखकर या कभी कभी किसी रिलेटिव के घर जाकर अपना टाइम स्पेंड करते थे। आशुतोष के पापा को पिछले कुछ सालों से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। दैट्स वाई कोलकाता में जहाँ ये लोग रहते हैं वहीं पर थोड़ी दूर पर एक क्लिनिक है जहाँ से आशुतोष के पापा का ये हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट चल रहा था। एक दिन आशुतोष दोपहर में लंच टाइम पर अपने ऑफिस के कैंटीन में बैठा लंच करने ही जा रहा था कि एकदम से उसको किसी की कॉल आती है। वो कॉल उसके मम्मी के नंबर से थी। वो कॉल रिसीव करता है और पूछता है, हाँ मम्मी, क्या कह रही है? आशुतोष की मम्मी उसे बताती हैं कि अचानक से जो उसके पापा हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो अब बेहोश हो चुके हैं और पता नहीं क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो बिल्कुल होश में ही नहीं आ रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्हें अचानक से बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगी और वो एकदम से ज़मीन पर गिर गए और बेहोश हो गए हैं। आशुतोष बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसे बिल्कुल रोना आ ही रहा है। वो बस कैसे तो करके अपने आंसू रोकता है और ये सब सुन के उसकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा सा आ जाता है। वो एकदम दर्द भरी आवाज़ से अपनी मम्मी से कहता है कि आप बस थोड़ी देर रुको, मैं अभी आ रहा हूँ, जितना जल्दी हो सकता है मैं बस अभी आ रहा हूँ। वो तुरंत अपने भाई को कॉल करके घर पर पहुँचने को कहता है और जिस क्लिनिक से आशुतोष के पापा के हाई ब्लड प्रेशर वाले प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट चल रहा था, उसी क्लिनिक में कॉल करके आशुतोष एम्बुलेंस के लिए बात करता है। वो कहता है कि जल्दी से एम्बुलेंस को घर भेज दिया जाए और पापा को जल्दी से जल्दी उस क्लिनिक में एडमिट कराते हैं। वो सीधा अपने ऑफिस से निकलता है और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अपने घर में पहुंचता है। वहां पहुंच के वो देखता है कि एम्बुलेंस भी जस्ट वहां पहुंची ही थी। तुरंत आशुतोष के पापा को एम्बुलेंस में लेटाकर सीधे क्लिनिक में ले जाया जाता है। वहां एडमिट कराने के बाद अगले कुछ घंटों तक उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, पर स्टिल उनको अभी तक बिल्कुल भी होश नहीं आया है। उस क्लिनिक में जो डॉक्टर थे जो आशुतोष के पापा का ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो कुछ देर बाद कहते हैं कि यहाँ इन्हें संभाल पाना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है और इन्हें क्या बीमारी है कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, तो आप इन्हें दूसरे बड़े हॉस्पिटल में अभी के अभी ले जाइए और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। ये लोग तुरंत एम्बुलेंस से उनको लेकर सीधा वहाँ से कुछ 2-3 किलोमीटर दूर के एक हॉस्पिटल में चले जाते हैं और वहाँ जाके आशुतोष के पापा को एडमिट कराते हैं। उस दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर कहते हैं कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लग रही है, तो इन्हें आईसीयू में एडमिट कराना पड़ेगा। ये बात जैसे ही आशुतोष की मम्मी सुनती हैं, वो तुरंत ही बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। आशुतोष का भाई अपनी मम्मी को कैसे तो करके समझाता है कि शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा पापा को और सब ठीक हो जाएगा। उसके पापा को एडमिट कराया जाता है, ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। कई घंटे बीत जाने के बाद डॉक्टर्स बस लगे हुए हैं आशुतोष के पापा को ठीक करने में। ऑक्सीजन वगैरह लगा दी गई है उनके और अभी भी वो अनकॉन्शियस ही हैं और उनको होश ही नहीं आ रहा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ मेडिकल टेस्ट कराने होंगे जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। तो कुछ टेस्ट कराए जाते हैं और अब ये सब बस रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं। सब लोग रो रहे हैं और बस भगवान से प्रार्थना ही कर रहे हैं कि कैसे भी करके वो ठीक हो जाएं। जिस आईसीयू में इनके पापा एडमिट थे उसके जस्ट बराबर में ही एक रूम था। वहाँ पर कोई भी पेशेंट पहले तो नहीं था, पर काफ़ी देर बाद एक पेशेंट जो कि उस आईसीयू में ही था, वो जब थोड़ा सा ठीक हो जाता है
तो उस पेशेंट को सीधा उस पास वाले रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो पेशेंट जो कि आईसीयू में था और वो एकदम ठीक हो चुका था, जिस वजह से उसे आईसीयू से हटाकर उस नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया गया। अब कुछ देर बाद अचानक से उसकी तबीयत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो एकदम छटपटाने लगता है। तुरंत डॉक्टर्स आते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं, पर डॉक्टर्स के बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद भी वो पेशेंट बस अगले 5 मिनट तक ही रह पाया और वो थोड़ी ही देर में एक्सपायर हो गया। ये सब कुछ देखकर इधर आशुतोष, उसका भाई और उसकी मम्मी भी और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अब उनके आंसू ही नहीं रुक रहे हैं, वो रोते ही जा रहे हैं। इधर अभी भी इनके पापा को होश नहीं आया है। रिपोर्ट्स आ चुकी थी और डॉक्टर्स रिपोर्ट्स को देखते हैं और इन्हें कुछ बहुत ज़्यादा भयानक बात बताते हैं, जिसे सुनकर इन सब के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि वीकनेस की वजह से जब ये एकदम से ज़मीन पर गिरे थे तो उसकी वजह से इनके सर में अंदरूनी चोट आ गई है, जिसकी वजह से शायद ये कोमा में चले गए हैं और अब इन्हें कब होश आएगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। आशुतोष की मम्मी जैसे ही ये सुनती हैं वो भी तुरंत बेहोश हो जाती हैं और आशुतोष और उसका भाई कैसे तो करके उन्हें वहाँ बेंच पर लेटाते हैं और उनके चेहरे पर पानी छिड़कते हैं। उन्हें थोड़ा होश आता है तो उन्हें पानी पिलाते हैं और अब वो बस रोते ही जा रहे हैं और बिल्कुल किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसकी मम्मी के हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। कुछ रिलेटिव्स को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत उस हॉस्पिटल में आ जाते हैं। अब धीरे धीरे 3 दिन बीत जाते हैं। इनके पापा को बिल्कुल होश नहीं आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं। उस आईसीयू से फिर से एक पेशेंट जब थोड़ा सा ठीक होता है तो इस बार फिर से उसको भी पास वाले रूम में शिफ्ट करते हैं। आज कुछ 3 दिन के बाद फाइनली इनके पापा हल्के से अपनी उंगलियां हिलाते हैं। ये बहुत ज़्यादा खुशी का मोमेंट था इन सभी के लिए। तुरंत डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हाँ, अब इन्हें शायद अगले कुछ दिनों में होश आ सकता है और ये एकदम ठीक हो सकते हैं। ये लोग तुरंत भगवान को थैंक्स करते हैं। पर कुछ देर बाद इन लोगों को कुछ पता चलता है। वो जो दूसरा पेशेंट था जो आईसीयू से अभी ठीक होकर उस नॉर्मल रूम में शिफ्ट हुआ था, इन लोगों को पता चलता है कि वो पेशेंट अभी कुछ देर पहले ही ख़त्म हो गया है। धीरे धीरे करके अगले कुछ 3 से 4 दिन बाद जाके कहीं इनके पापा को थोड़ा सा होश आता है। वो थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि इनके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना होगा और फिर कुछ दिनों में जैसे ही ये थोड़ा सा रिकवर कर लेते हैं तो फिर इन्हें आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा और फिर बाद में आप इन्हें वापस ले जा सकते हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश तो हो जाते हैं, पर आशुतोष की मम्मी कहती हैं जैसे ही इनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी और जब इन्हें नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जाएगा तो इन्हें उस रूम में बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे जिसमें ऑलरेडी यहाँ से ठीक होके जाने वाले पेशेंट्स वहाँ जाके सीधे एक्सपायर हो जा रहे हैं। इन सब के मन में उस रूम के लिए बहुत ज़्यादा खौफ भर चुका है। आशुतोष, उसका भाई और उसकी मम्मी सभी लोग बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं उनके पापा की, और उनकी इस देखभाल से और उनकी भगवान से की गई प्रार्थनाओं से फाइनली इनके पापा काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर लेते हैं। एंड अब फाइनली वो दिन आ चुका था जब उन्हें आईसीयू से नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जा रहा था। जैसा कि इन्होंने सोचा ही था कि उस रूम में शिफ्ट नहीं करेंगे जिस रूम में ऑलरेडी काफ़ी सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं कि कोई भी पेशेंट जो ठीक होके आईसीयू से उस रूम में जाता है वो वहाँ जाके पता नहीं कैसे वो ख़त्म हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता उसको, बिना किसी बीमारी के एकदम से एक्सपायर हो जाता है। तो इन लोगों ने सोचा था कि ये लोग उस रूम में तो नहीं जाएंगे, लेकिन उस दिन उस पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ वही एक रूम था जो कि खाली था और कोई भी रूम अवेलेबल ही नहीं था और इन्हें आईसीयू से दूसरे नॉर्मल रूम में शिफ्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आशुतोष हॉस्पिटल के स्टाफ से कहता है कि चाहे वो ज़्यादा पैसे ले लें पर किसी और रूम में शिफ्ट कर दें, पर वो लोग नहीं मानते हैं और कहते हैं कि कहीं और बेड अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए आपको बस उसी रूम में शिफ्ट होना पड़ेगा।
ऑब्वियसली सबके सब बहुत ज़्यादा डर रहे थे, घबरा रहे थे उस रूम में शिफ्ट कराने में, पर फिर भी उन्हें उसी रूम में शिफ्ट किया जाता है। वो लोग दिन रात अपने पापा के साथ रुकते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उन्हें पॉजिटिव फील कराने की कोशिश करते हैं। आशुतोष और उसका भाई ऑलरेडी अपने ऑफिस से लीव ले चुके थे ताकि वो अपने पापा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सकें और उनकी देखभाल में कोई कमी ना रहने पाए। आशुतोष की मम्मी उनके लिए घर से खाना बनाकर लाती थी और उन्हें अपने हाथों से खिलाती थी। आशुतोष और उसका भाई हर पल अपने पापा के पास बैठे रहते थे और उन्हें इनकरेज करते थे। डॉक्टर्स ने कहा था कि इन्हें पॉजिटिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत है और इनका ट्रीटमेंट ठीक से चल रहा है और बहुत जल्द ये एकदम ठीक हो जाएंगे। 3 दिन तक सब कुछ एकदम ठीक चलता है। वो एकदम अच्छे से खाना वगैरह खा रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुके हैं। वो पहले तो उठ नहीं पा रहे थे, पर अब वो उठकर बैठ भी जाते हैं और धीरे धीरे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होने ही लगा था कि अचानक से उस दिन रात में कुछ 9 बजे के बाद जैसे ही आशुतोष की मम्मी उसके पापा को खाना खिलाती हैं और जैसे ही उसके पापा थोड़ा आराम करने की कोशिश करते हैं कि अचानक से उनकी सांसें रुक जाती हैं। वो बस बात ही कर रहे थे आशुतोष की मम्मी से। वो उन्हें जैसे ही कहती हैं कि अब बस कुछ दिनों में आप घर वापस जा पाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इतनी ही देर में वो झटके से बिना किसी रीज़न और बिना किसी दिक्कत के तुरंत ही ख़त्म हो जाते हैं। उनकी सांसें रुक जाती हैं, उनकी आंखें एकदम टंगी की टंगी रह जाती हैं। मतलब वो ऊपर की तरफ देखते रह जाते हैं और वहाँ बड़े अजीब तरीके से उनकी एकदम डेथ हो जाती है। कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, या एकदम अच्छे से खाना खा के बैठे ही थे और बात करते करते एकदम उनकी डेथ हो जाती है। ये सब कुछ सिर्फ उस हॉस्पिटल के हॉन्टेड रूम नंबर 342 की वजह से हुआ था। कोई नहीं जानता है कि ऐसा क्या था उस रूम में जो जब भी कोई पेशेंट उस रूम में एकदम अच्छी खासी ठीक हालत में जाता था, वो बस वहाँ से कभी वापस ठीक ही नहीं हो पाता था।